स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और एक टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। और इसके अलावा डी फार्मा के अलावा जनरली जो भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो नर्सिंग हो या फार्मासिस्ट हो या और कोई कोर्सेस हो, मेडिकल कोर्सेस हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है कि नॉर्मल वैल्यूज़ और उनका इम्पोर्टेंस हम सभी को पता होना चाहिए। तो देखते हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर आम भाषा में हम समझें तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर वो पैरामीटर्स हैं, वो कॉन्स्टेंट्स है जिससे डिटरमाइन होता है, जिससे पता चलता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं। मतलब हेल्थ का जो स्टेटस है किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में, तो वो डिटरमाइन होता है, वो पता चलता है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर से। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर है, अगर वो नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, और ब्लड की वैल्यूज़ जैसे हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अगर ये सभी नॉर्मल है तो हम मानते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है। अगर उसमें कोई भी सिम्टम, इसके साथ अगर कोई सिम्टम्स भी नहीं मिल रहे हैं डिसीज़ के, जाहिर सी बात है कि सिम्टम्स नहीं मिलेंगे अगर सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल है तो ये जो पैरामीटर्स हैं, तो इससे डिसाइड होता है कि हम हेल्दी हैं या फिर कोई डिसीज़ है। तो डिसीज़ के डायग्नोसिस में ये हेल्प करता है। तो इसको डिफिनेशन अगर हम देखें तो ये समझ सकते हैं कि दीज आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर डिटरमाइंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ स्टेटस एंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। तो बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में है, किसी भी मेडिकल फील्ड में है, तो आपको ये वैल्यूज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर है हमारा पल्स रेट और हार्ट रेट। तो पल्स रेट जनरली हम देखते हैं कि जो अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पहले के टाइम में पल्स जो है वो नाड़ी देखकर पता लगाते थे, और हाथ में जो रिस्ट में है आर्टरीज में जो पल्सेशंस होता था तो उससे पल्स रेट पता चलता था। लेकिन आजकल पल्स रेट मेज़र करने के लिए मॉनिटर्स आ गए हैं, मशीन्स हैं, तो उससे पल्स रेट मेज़र करते हैं। नॉर्मली काउंट करके भी पल्स रेट मेज़र किया जाता है रिस्ट से। तो नॉर्मल जो पल्स रेट है हम देखते हैं कितना होता है। तो एडल्ट्स जो हैं, नॉर्मल एडल्ट्स हैं, तो उसमें 60 to 80 बीट्स जो है वो पर मिनट जो होती हैं वो नॉर्मल रेंज कहलाती हैं। और एवरेज जो पल्स है, एक एवरेज पल्स 72 बीट्स पर मिनट बताई गई है। नॉर्मली जो है इसी रेंज के आसपास सभी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का पल्स होता है। लेकिन अगर 60 से 80 के बीच में कहीं पर भी पल्स है तो वो लेवल नॉर्मल कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे नियोनेट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो नियोनेट्स में पल्स ज़्यादा होता है, 130 to 140 पर मिनट्स। और जो बाकी बच्चे होते हैं नियोनेट्स, जो 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो पल्स रेट बताई गई 130 to 140। और जबकि चाइल्ड है जो और बड़े बच्चे हैं उनमें 100 से 130 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि जितनी एज ज़्यादा हो रही है पल्स का लेवल उतना कम है। और ये जो है फार्मूला जो है, बीपी हो या पल्स हो, सब में ये 3 कैटेगरीज हैं। एडल्ट का अलग है और बच्चों में अलग है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें अलग है, तो वो भी नॉर्मल रेंज कहलाती है। तो आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं पल्स रेट का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब हमें क्यों जानना है ये पल्स रेट, हमें इसकी जानकारी क्यों होना चाहिए या फिर इसे क्यों मेजर करना चाहिए। तो इट हेल्प्स इन असेसिंग द मायोकार्डियल स्टेटस एंड कैरेक्टर ऑफ बीपी। तो मायोकार्डियल स्टेटस मतलब जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिसीज़ है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसमें जो है इस पल्स रेट का इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर इंक्रीज़ इन हार्ट रेट या पल्स रेट में अगर बढ़ा पल्स रेट बढ़ जाती है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। जबकि पल्स रेट जो है अगर कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये टर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्रीज़ का मतलब ब्रेडिकार्डिया और इंक्रीज़ का मतलब टैकीकार्डिया। नेक्स्ट जो है वो बॉडी टेम्परेचर है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग सभी को पता होगी कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र की जाती है। तो डिग्री सेल्सियस में 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये जो रेंज बताई गई है ओरल टेम्परेचर की, ओरल मतलब जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं ओरल रूट में, ओरल कैविटी में या मुंह में जो
थर्मामीटर जो डालकर हम टेम्परेचर लेते हैं उससे ये वही टेम्परेचर है, उसका नॉर्मल रेंज है। और जबकि जो अगर हम मेज़र कहीं और मेज़र करें, लाइक रेक्टल टेम्परेचर या फिर ईयर का टेम्परेचर देखें तो इससे ज़्यादा होता है, नॉर्मल रेंज से जो ओरल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर हम आर्म पीट में देखें तो आर्म पीट में जो है ओरल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस जो है एरिया में हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, किस पार्ट में हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो उसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। और नॉर्मली ओरल या आर्म पीट आर्म पीट में ही जनरली टेम्परेचर लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्म पीट में जो है टेम्परेचर लोअर होता है। फिर अगर हम देखें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रेस्ट टेम्परेचर मतलब बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है मतलब फीवर। नॉर्मली हम इसके लिए फ़ीवर, हम सभी को पता है कि टेम्परेचर बढ़ा है तो फ़ीवर है। तो फ़ीवर कब होता है, नॉर्मली लगभग सभी इन्फेक्शंस में फ़ीवर हमें मिलता है। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन है, कहीं पे इन्फ्लामेशन है बॉडी में, या फिर सर्दी है या फिर किसी और तरीके का फ़ीवर है, फ़ीवर वाला डिसीज़ है जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, जिसमें मेन सिम्टम फ़ीवर है, तो उसमें सभी में टेम्परेचर रेज पाया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तभी फ़ीवर मिलता है हमें। इसके अलावा हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ अब कब मिलता है, तो जैसे फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, तो उनमें जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी का ज़्यादा होता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसमें भी टेम्परेचर कुछ फीमेल्स में ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है 120/80 mm/Hg एडल्ट में। तो नॉर्मल एडल्ट जो है, यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हम देखते हैं तो उसका एक एवरेज एज बताया गया है कि 40 इयर्स का जो एज है और नॉर्मल वेट है 50 केजी का अगर वेट है, ये एवरेज एक बताया गया है। तो नॉर्मल रेंज उस व्यक्ति के लिए डिसाइड की गई है। तो उसके आसपास की जो रेंज है, एडल्ट है, उसके आसपास का जो वेट है या फिर एज जो है, तो उसके लिए सभी के लिए नॉर्मल रेंज है। तो एडल्ट्स की कैटेगरी में 120/80 mm। और जो कम एज ग्रुप है, मतलब 16 ईयर्स से बिलो जो एज ग्रुप है, उसमें बीपी स्लाइटली लोअर मिलती है। और ज़्यादा एज में हमें हायर बीपी मिलती है, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में जो नॉर्मल रेंज कहलाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बीपी जो है 150/90 अगर होती है तो उसे बॉर्डर लाइन कहेंगे, बॉर्डर लाइन हाई कहेंगे। और उससे ज़्यादा बीपी बढ़ी हुई हो तो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में कहलाता है, वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहलाता है। अगर हम बीपी लोअर लेवल देखें तो 90/60 लो बीपी कहलाता है, और उससे बिलो है मतलब 80/50 तो वो हाइपोटेंशन कहलाता है, मतलब लो बीपी। तो ये अपर और लोअर लिमिट दोनों है। इस ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बताया है, जहाँ पे मैंने ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है वो भी मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है, श्वसन श्वसन जो है, श्वसन की जो दर है, जो सांस लेने की जो रेट है, वो रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है। और एडल्ट में 16 to 20 पर मिनट, पर मिनट में हम इसको काउंट करते हैं, तो 16 to 20 पर मिनट। जबकि चिल्ड्रंस में 1 साल तक के बच्चों में 50 से 25 पर मिनट होती है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये रेस्पिरेटरी रेट जो है इरेगुलर होती है कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, जैसे अस्थमा है, इसके अलावा COPD है, और भी लंग्स की डिसीजेस हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर इस टाइम पे हम देखें तो जो कोविड इन्फेक्शन है, कोविड-19 है, उसमें भी रेस्पिरेटरी रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड शुगर। हाँ, तो अभी तक जो हमने देखा स्टूडेंट्स, तो जितने भी पैरामीटर्स देखे हम वो एक्सटर्नली मेज़र करते हैं, उसमें कोई इन्वेसिव टेक्निक नहीं यूज़ करते हैं। इन्वेसिव टेक्निक्स मतलब हमें ब्लड नहीं चाहिए होता है, नॉर्मली हम किसी मशीन की हेल्प से या डायरेक्टली हाथ से ऐसे ही चेक कर लेते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है तो मैनोमीटर से चेक कर लिया, और रेस्पिरेटरी रेट है वो भी चेक कर लिया, पल्स है तो पल्स
पल्स नॉर्मली किसी भी मॉनिटर से चेक कर लिया, पल्स ऑक्सीमीटर में भी पल्स का रेट पता चलता है, और नॉर्मली नाड़ी देखकर भी पल्स पता लगाया जाता है। तो ये सभी जो पैरामीटर्स अभी तक हमने देखे हैं वो एक्सटर्नली मेज़र कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो हम पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, या ब्लड का कोई पार्ट सीरम लेकर यूज़ करते हैं, या होल ब्लड से हम वो टेस्ट करते हैं। तो इसके बाद के पैरामीटर्स हम देखेंगे ब्लड शुगर। तो कॉमन पैरामीटर्स हम देख रहे हैं। तो ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज की एज में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंस इसका मिलता है, वो है डायबिटीज़ या शुगर लेवल का बढ़ जाना। तो इसका इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है जो खाली पेट जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, शुगर का टेस्ट किया जाता है, उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज होता है 70 to 130 mg/dl। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स कि आप जो भी नॉर्मल रेंज याद करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं अलग अलग बुक्स में। तो आप जिस बुक को आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो है या आपका जो रेफरेंस बुक है, उसी बुक का आप नॉर्मल रेंज जो है आप याद करें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े वेरिएशन सारे बुक्स में मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो उसमें भी वेरिएशंस मिलेंगे, इसलिए अपनी रेफरेंस बुक को ही फॉलो करें। फिर उसके बाद देखते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज आपने देख लिया, ये खाली पेट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर जो है वो ब्लड शुगर किसी भी वक्त पेशेंट अगर आता है किसी डॉक्टर के पास, तो वो खाना खाया है या नाश्ता किया है, तो वो हमें नहीं देखना है। वो किसी भी वक्त जो ब्लड टेस्ट होता है रैंडम, जैसा कि नाम ही से हो पता चल रहा है रैंडम, तो रैंडम ब्लड शुगर, तो इसका रेंज होता है 80 to 140 mg/dl। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट प्रेंडियल शुगर, मतलब कि खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, उसका जो पीक लेवल होता है वो हम चेक करते हैं, तो उसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं। और एडल्ट में जो है 50 साल के लगभग एज के एडल्ट में 140 mg/dl पीक होता है, जबकि 50 से 60 साल में 150 से 160 mg/dl पीक होता है। और एक डिजीज़ है डायबिटीज़, हम सभी ने सुना है इसका नाम। तो डायबिटीज़ में है जो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इसके अलावा और भी सिम्टम्स मिलते हैं, तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं, या नॉर्मली शुगर की बीमारी। और इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया वर्ड यूज़ होता है जब ब्लड शुगर लेवल राइज होता है। ध्यान रखें डायबिटीज़ और हाइपरग्लाइसीमिया में फ़र्क है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाना, जबकि डायबिटीज़ एक डिसीज है जिसमें और भी सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, तो ब्लड शुगर लेवल जब कम हो जाता है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली हम सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, और ये नॉर्मली सभी को पता होता है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं नॉर्मल रेंज मेन में कितना होता है, 13 to 17 होना चाहिए, इस बीच में रेंज होना चाहिए, जबकि वुमेन में 12 to 14 होना चाहिए। चिल्ड्रन में 18 तक ग्राम तक हो सकता है। तो ये जो रेंज है ये भी वेरी करता है, आप अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट में देखेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। और इसके अलावा रेफरेंस बुक्स में भी थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यूज़ अलग मिलेगी, लेकिन ये एवरेज रेंज है जो नॉर्मली लोगों का पाया जाता है। खासतौर से अगर वुमेन में देखा जाए तो 12 के बिलो या 12 तक ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ज़्यादातर वुमेन एनीमिक्स होती हैं, तो 14 लेवल बहुत कम लेडीज़ में पाया जाता है। इसी तरीके से मेल्स में भी देखा जाए तो 13-14 के एवरेज पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर ये हीमोग्लोबिन कम होता है तो एनीमिया कहलाता है, और ज़्यादा होता है तो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। इसके बाद हम अगला पैरामीटर देखते हैं। अगला पैरामीटर है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम और MCV। तो जो CBC होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर होता है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है MCV, और ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है आपके। तो इसका हम नॉर्मल वैल्यू देखेंगे 87 प्लस और -5, मतलब 87 से 5 ज़्यादा या 5 कम भी हो सकता है। और
ये जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये बढ़ता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में, इसका इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जबकि कम होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में। इसके बाद हम देखेंगे ESR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे देखेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसको मेज़र करने के दो तरीके हैं, एक वेस्टरग्रीन मेथड है, एक विंड्रोप्टिव्स मेथड है। तो इसमें दोनों मेथड में अलग अलग रेफरेंस रेंज होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी लैब की रिपोर्ट है, कहीं पे आपके पास किसी पेशेंट की रिपोर्ट आती है, आपको देखना है नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल रेंज से आप पहले ये देखें कि कौन सा मेथड अपनाया गया है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि दोनों में रेंज अलग होगी और ये मिसलीडिंग रिपोर्ट भी हो सकती है। तो वेस्टरग्रीन मेथड में मेल्स में 0 to 15 और जबकि फीमेल्स में 0 to 20 ESR होता है, और विंड्रोस्टिव में 0 to 9 जबकि फीमेल्स में 0 to 15 होता है। तो फीमेल्स में ESR ज़्यादा होता है और ये इसका इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ESR की वैल्यू बॉडी में बढ़ी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर है। और कुछ बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है ESR का वैल्यू, जबकि एलर्जी में ESR का वैल्यू लो होता है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट मतलब WBC। तो WBC जो है हमारे जो फाइटर जो सिस्टम है, हमारा जो फाइटिंग सिस्टम है या इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। तो इससे हमें हमारे बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो तो हमारे जो ल्यूकोसाइट काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसमें सभी वैल्यूज़ लगभग बढ़ जाती हैं। और कभी जब हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, जैसे HIV के केस में, या बहुत ज़्यादा इम्यून सप्रेशन की कोई मेडिसिन दी जाती है, तब ये जो हमारे सिस्टम्स है इसमें जो काउंट है वो घट सकते हैं। तो हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे, इसमें होता है 4000 से 11000 सेल्स पर मिनट। तो ये नॉर्मल वैल्यू होता है। और नॉर्मली छोटे मोटे इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे अगर किसी को टाइफाइड फीवर भी है या जनरली हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी है तो ये काउंट बढ़ जाते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन है तब भी ये काउंट बढ़ते हैं। तो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन, ये काउंट नॉर्मली बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि ये काउंट कितने बढ़ेंगे। तो इनका जो इम्पोर्टेंस हम देखेंगे किसी इन्फेक्शन में, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में। और लो काउंट कहलाता है इसका ल्यूकोपेनिया, और हाई काउंट कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। फिर इसके बाद देखते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल मतलब अलग अलग जो है WBC के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनका कितना परसेंटेज होता है नॉर्मल। तो न्यूट्रोफिल्स का देखेंगे 55 to 70% है। इन्फेक्शन में ये भी सारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सारे वैल्यूज़ भी बढ़ जाते हैं और कभी कभी घटते भी हैं, और वो डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है। तो न्यूट्रोफिल जो है 55 to 70%, लिम्फोसाइट 20 to 40%, मोनोसाइट्स 2 to 8%, ईसनोफिल 1 to 4%, और बेसोफिल है सबसे कम मात्रा में होता है 0.5 से 1%, या कहीं कहीं मेंशन होता है 0 to 1% किसी किसी लैब के वैल्यूज़ में, रेफरेंस लेवल में। तो ये आप अपनी बुक के हिसाब से रेफरेंस लेवल अपना याद कर सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये मैंने एक एवरेज जो सभी जगह लैब्स में रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। और इसमें जो एक ईसनोफिल काउंट है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईसनोफिल जो काउंट है जो एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ता है या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये काउंट बढ़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्लड हमारा कितनी देर में क्लॉट होता है या जो खून जमने की जो प्रक्रिया है वो कितना टाइम ले रही है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम को चेक करने का दो मेथड है, एक स्लाइड मेथड है और दूसरा है कैपिलरी ट्यूब मेथड। लगभग दोनों में क्लॉटिंग टाइम बराबर है, 8 से 15 मिनट या ज़्यादा टाइमिंग है। इसके बाद जो है ये यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए कोई हेमरेजिक डिसीज जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है या जमता नहीं है प्रॉपरली, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कोई चोट लग जाने पे या डैमेज हो जाने पे। तो उसका अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है, उसे कहीं इंजरी होती है या चोट लगती है तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है या क्लॉट ही नहीं होता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसके अलावा विटामिन K की डिफिशियंसी होती है या फिर एनीमिया होता है तब भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 2 से 7 मिनट। तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को आप देख सकते हैं,
याद करने का एक तरीका है, 2 से 7 मिनट तक ब्लड ब्लीड होता है और 8 से 15 मिनट उसको लगते हैं क्लॉट होने में। तो पहले खून जो बहता है या ब्लीडिंग होती है उसके बाद ही वो क्लॉट होना शुरू होगा। तो 2 से 7 मिनट जो है ब्लीडिंग टाइम, उसके बाद 8 से 15 मिनट जो है क्लॉटिंग टाइम। इसके बाद हम देखेंगे पीटीटी और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये है 10 से 14 सेकेंड का टाइम, कुछ सेकेंड्स का टाइम है इसमें, और ये यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए, जो कि किसी लीवर डिसीज या इंजरी के कारण होती है। तो ये रहे जो तीनों पैरामीटर्स हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटीटी, सभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में चेक किए जाते हैं। और ये जनरली जो है ब्लड टेस्ट, इसमें के जो पैरामीटर्स हैं किसी ऑपरेशन से पहले भी ये टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि ऑपरेशन के टाइम पे अगर ब्लीडिंग होती है तो हमें पता हो कि क्लॉटिंग टाइम कितना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, या ब्लीडिंग टाइम कितना है तो हमें ब्लड को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से वैल्यूज या पैरामीटर्स हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है जो लेस देन 200 mg पर डीएल जो है नॉर्मल होना चाहिए, जबकि 200 से 239 तक जो है बॉर्डर लाइन है, और 240 एबव जो है वो हाई कहलाता है, हाई वैल्यू। तो आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट के पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, एचडीएल हो सकता है, एलडीएल हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 mg पर डीएल होना चाहिए, और 150 से 199 जो है वो बॉर्डर लाइन कहलाती है। और इससे अबव जो वैल्यू है 200 और 200 अबव जो हाई कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे एचडीएल। तो एचडीएल को एक ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो ये लिपिड प्रोफाइल का एक जो ये पैरामीटर है, ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है, इसको हाई होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपिड। तो हाई डेंसिटी लिपिड जो है या गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने सुना होगा कभी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल थे, बाकी सभी बैड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड जो है, इसको हाई होना चाहिए, 45 से अबव होना चाहिए। अगर ये 40 से 45 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन है, और उससे कम है तो वो एबनॉर्मल वैल्यू है। इसके बाद लो डेंसिटी देखेंगे, तो लो डेंसिटी को लेस देन 110 होना चाहिए, या फिर एक अगर रेंज देखें तो 60 to 130 के बीच होना चाहिए, जबकि बॉर्डर लाइन में 130 to 159 रेंज होना चाहिए। कहीं कहीं ये रेफरेंस रेंज 110 से 129 है। तो ये हमने देखा लिपिड प्रोफाइल के बारे में। इसके बाद एक और पैरामीटर देखेंगे, स्पर्म काउंट। ये मेल्स में होता है जनरली। जो स्पर्म काउंट होता है इसका जो नॉर्मल है 50 मिलियन से 200 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन होना चाहिए, जबकि पर इजैकुलेशन जो है, पर इजैकुलेट जो है टोटल स्पर्म काउंट 39 से 928 मिलियन होना चाहिए नॉर्मल। तो पर इजैकुलेट में कितने ml होते हैं? लगभग 1.5 से 7.5 ml के आसपास जो है सीमेन होता है। तो इसलिए इसमें स्पर्म काउंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये सभी पैरामीटर्स जो हैं जनरल पैरामीटर्स है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स रह गए हैं, जिसके लिए मैं डिटेल में दूसरी वीडियोस बनाऊंगी, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, या रीनल फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो ये जो बड़े पैरामीटर्स है या ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स हैं, इन फंक्शन टेस्ट में पूरे पैरामीटर्स हैं, तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियोस अलग से बनाऊँगी। तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उसको वॉच करना ना भूलें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।